हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये हमारी सीरीज है जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हर चैप्टर से। चैप्टर नंबर 4 आपका जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं। बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जर्मन, नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, वहाँ की बातें हो रही हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इसमें काफ़ी जिक्र मिलता है आपको, इनके बैकग्राउंड में, स्टोरी में नहीं मिलेगा। तो हमको कभी कभी टफ भी लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड भी लगता है, बट एनीवे बिकॉज हमारा सिलेबस का पार्ट है, हमको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के आपके बुक में चैप्टर के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे ऐसा फील करते हैं कि मैम मेरे पास में नोट्स नहीं है, मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया है, मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल ये वीडियोज होने वाले हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। सरप्राइजिंगली जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके आंसर भी आपको यहाँ मिलेंगे। वाई? बिकॉज मैं आपको बार बार यही चीज बोलती हूँ कि हर क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, बस उसकी लैंग्वेज को चेंज करके आपको बोर्ड में, प्री बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आप डर जाते हो। अगर आप उसकी लैंग्वेज डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा ये वही क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो निधि मैम के साथ, और आंसर भी आपको वही सिंपल लिखना है जो मैं आपको ऑलरेडी समझाऊंगी आज के सेशन में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 डायरी ऑफ एन फ्रैंक हम लोग शुरू करने वाले हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे, चैप्टर की स्टोरी समझेंगे और फिर एक एक करके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। स्टोरी किसके बारे में है? ये है एन फ्रैंक के बारे में। कौन है ये मतलब आई थिंक 8th 9th की जो स्टूडेंट होती है, 13 से 15 साल के बीच की, जो इन्होंने स्टोरी अपनी डायरी में लिखी है उसमें हमें पता चलता है 13 to 15 में हम इनको जान पाते हैं। ओके, ये एक ज्यूइश गर्ल हैं। हमको ये रिलीजन भी ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हम लोग इंडिया में ये फॉलो नहीं करते, राइट? तो वैसे ये एक ज्यूइश गर्ल है। जर्मनी में इनका बॉर्न हुआ था, तो एक जर्मन बॉर्न गर्ल हैं, बट ये 4 साल की थी तो ये नीदरलैंड्स में शिफ्ट हो गई थी। नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम में इनके पापा, मम्मी और ये रहते थे। ये बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो आपको एक फ्रेज बार बार सुनने को मिलेगा, दैट इज जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स। मतलब कि जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स पे अपना कब्जा किया, राइट? तो वहाँ की जो सारी पॉलिटिक्स थी, सब कुछ चेंज हो गया, सारा सिस्टम है ना, सब कुछ चेंज हो गया और वहाँ पे ज्यूइश लोगों को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाने लगा। मतलब कि इट वाज काइंड ऑफ अ मैसकर, मतलब समझ रहे हो, बहुत गलत हो रहा था, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के पीछे पड़ा हुआ था। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत कुछ हुआ है। आप अगर स्टोरी में देखोगे ना तो नीदरलैंड्स की अपनी एक अलग हिस्ट्री है जो आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखने को मिलती है। इस चैप्टर में थैंकफुली हमको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ये चैप्टर बहुत ही लाइट नोट पर है, जिसमें जो एन फ्रैंक है वो अपने स्कूल की बातें हमें बताती हैं। इनके स्कूल में टीचर कैसे थे, ये स्कूल में इनके फ्रेंड्स किस तरीके के थे, ये डायरी लिखना क्यों चाहती थी, ऑल दो स्टफ यहाँ पे हमको, टीचर पनिशमेंट देता था तो क्या देता था, वो सब है। तो बस खाली आपको बैकग्राउंड में थोड़ा पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। नंबर 1, बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 2 कंट्रीज हम लोग सुनेंगे, जर्मनी और नीदरलैंड्स। जर्मनी ने नीदरलैंड्स पे कब्जा किया, ठीक है। नीदरलैंड्स की कैपिटल जो है, जो मेन जगह है वहां है वो एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ये लोग छुपे हुए थे। एम्स्टर्डम में इनके फादर ने इनको 13th बर्थडे पे एक डायरी लाके दी थी और बोला था ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। इन्होंने जब उस डायरी को देखा, इन्हें रियलाइज हुआ कि इनको एक डायरी की जरूरत है जिसमें इन्हें कुछ लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, बहुत कंफ्यूज थी, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड शी डिसाइड टू राइट द डायरी फाइनली, क्यों डिसाइड किया इन्होंने लिखने का, तो उसका भी हम आंसर देंगे। ओके, इन्होंने उसका नाम रखा किटी और उसमें इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी। अब इसी का एक चैप्टर, डायरी का एक पेज हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, जब ये बताती है कि इनके स्कूल में क्या चल रहा है, मिस्टर कीजिंग कैसे हैं, इनको पनिशमेंट में ऐसे कैसे मिला और इन्होंने उसका कैसे रिप्लाई किया। तो वो फनी वाला पार्ट हमको पढ़ने को मिलता है। बाकी अगर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में या कहीं भी आता है कि भाई इनकी जो डायरी थी वो फेमस किस लिए हुई थी, इनकी बातों की वजह से, इस सब की वजह से नहीं हुई थी जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं, नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को इनकी नज़र से किस तरीके से दिखाया गया है, इन्होंने किस तरीके से लिखा है डायरी में, उसकी वजह से इनकी डायरी बहुत फेमस हुई थी। इसीलिए हमको हल्का फुल्का वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जिक्र करना ज़रूरी हो गया था। हमने बात इसके बारे में कर ली है और अब हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है।
कभी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जब करोगे ना तो आपको एक और फायदा होगा, ये ना हमेशा एक सीक्वेंस में होते हैं, क्रोनोलॉजी डिसाइडेड होती है, मतलब कि पैरा 1 से क्वेश्चन होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4, तो एक फायदा हुआ कि आपको एक चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग एक चैप्टर भी आज रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। देखो मैंने आपसे बताया था सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, बिकॉज बुक में ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस मतलब पूरा ये लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी है, पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। पहले थोड़ा सा जिक्र करते हैं आंसर का, फिर हम लोग इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो डायरी राइटिंग किस किस के लिए स्ट्रेंज है, पहले तो मुझे बताओ। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, क्या आप लोगों को डायरी राइटिंग लिखना पसंद है? आप डायरी में लिखते हैं तो कितना इंटरेस्ट के साथ लिखते हैं, या अननेसेसरीली इंग्लिश सीखनी है, किसी ने बोल दिया लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, किसी ने बोल दिया इसीलिए लिखते हैं? ये लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं लिख रही थी, ये अपने इंटरेस्ट के साथ लिख रही थी। स्टार्टिंग में इन्हें अजीब लगा, इसीलिए इन्होंने बोला है ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, वो हम अपने आंसर में लिखेंगे। ये बोलती है कि यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा, 13 ईयर ओल्ड गर्ल की बातों को कोई क्यों ही पढ़ना चाहेगा। मैंने तो कभी लिखी नहीं है, तो मुझे तो बड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है, लिखूं कि नहीं लिखूं, राइट? कौन ही इंटरेस्ट लेगा मेरी डायरी को पढ़ने में? मैं लिख भी लूंगी तो कौन ही पढ़ेगा? फिर बोलता है अच्छा ही है, कोई नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, फिर तो मैं अपने मन की सारी बातें इस डायरी के अंदर लिखूंगी। फिर ये बोलती है कि देखो एक तो ना मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, आप चाहें तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आंसर को, नहीं तो सिंपल भी लिख सकते हैं। मैं आपको स्टोरी में बता देती हूँ क्या बोला जाता है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है एंड आई वॉन्ट टू कन्फाइड माई सीक्रेट्स टू समवन। कन्फाइड मतलब अपनी सीक्रेट बातें किसी को बताना। And I don't have anyone I trust on, so I would like to write in the diary, so that डायरी तो किसी को कुछ नहीं बताएगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, काफ़ी पेशेंस होता है पेपर के अंदर। दूसरा, इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं, किसी को बताएंगे ना 13 साल की बच्ची ने लिखी है, सामने वाला बोलेगा इसमें क्या ही लिखा होगा, हमें नहीं पढ़ना, तो मेरा सीक्रेट ही रहेगा। तो पहले वो बताती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, तो उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट मेंशन करेंगे, देखो। So she says, writing in a diary was a strange experience for Anne because it was first time she was writing. तो point number 1 हो गया, पहली बार लिख रही थी। Also because she knew that neither she nor anyone else would be interested in reading about a 13-year-old girl and her strange activities. कोई क्यों ही पढ़ना चाहेगा, और बोलती है मैं भी नहीं पढ़ूंगी दोबारा कभी, तो मैं लिखूं या ना लिखूं। तो अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है और डिसाइड नहीं कर पाती हैं। स्टिल शी स्टार्ट्स राइटिंग बिकॉज शी वांट्स अ ट्रू फ्रेंड विद हुम शी कैन शेयर ऑल हर आइडियाज। दिस वुड बी योर परफेक्ट आंसर टू बी रिटन। हाँ, अगर आप इसमें एक और ज़्यादा अच्छा कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट है नहीं है, ओके, क्योंकि मैं भी आपको डायरेक्ट आंसर्स दे रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करना तो आप कर सकते हैं। बोलेंगे दैट एन फ्रैंक वॉज अ ज्यूइश गर्ल, ओके, who wrote a diary which was given to her as a present by her father on her 13th birthday। ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड लाइन हो गई है, आप इसको जितना चाहे यूज़ करिएगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट यूज़ करेंगे? ज्यूइश गर्ल हैं, डायरी किसने दी है? फादर ने दी है। कब दी थी? एज अ प्रेजेंट दी थी, 13th बर्थडे पर दी थी। क्लियर हो गया? इन पॉइंट्स को एज अ लाइन आप लोग बना लेंगे और लिख देंगे, और बाकी का आंसर आपका पूरा हो जाएगा। सीसी लिखेंगे चैट सेक्शन में अगर समझ आ गया है तो। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Why does Anne want to keep a diary? अभी देखो, एक लाइन तो हमको पता ही है, वो बोलती है कि मेरे पास में कोई फ्रेंड नहीं है। इसी चीज़ को हमें और अच्छे से लिखना है। अभी हमारे पास 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, शी सेज कि मेरी फैमिली है मेरे पास, एंड ऑलमोस्ट 30 पीपल है आई कैन कॉल माई फ्रेंड एंड फैमिली, राइट? मतलब 30 के आसपास लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड फैमिली बोल सकती हूँ। बट आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन एनी वन, आई कांट confide my secrets to anyone, and that's why I need a friend. Number 1. Number 2, she says, people are not always interested in your talks. They lose patience when you talk to them. हम भी देखो कभी क्या होता है, किसी से बात करते हैं, किसी से कहते हैं कि मेरी बात सुन। आपके साथ में ऐसा होता होगा, जिससे आप बात करना चाहते हैं, अपनी बातें बार बार बताना चाहते हैं, वो बंदा आप में इंटरेस्टेड नहीं होता। मैंने बंदा बोला है, इसका मतलब बंदा नहीं, बंदे से मेरा मतलब है कोई भी, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कभी कभी मुझे मन करता है कि मैं अपनी बातें अपनी फ्रेंड से शेयर करूं, बट वो इतनी बिजी होती है, वो मुझे नहीं सुनना चाहती, बोलती है इसकी हर बात एक ही, क्या सुनना। ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे कुछ बताने में पसंद आता है, बट मुझे लगता है बार बार क्या ही सुनना।
पता ही है क्या बोलेगी, तो कभी कभी हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, मतलब थोड़ा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो ये जो माइंडसेट है वो ह्यूमन बीइंग में होगा, लेकिन डायरी ऐसा नहीं करेगी. डायरी के जो पेपर हैं दे हैव मोर पेशेंस, वो सुनेंगे आपकी बात, जितना बोलोगे उतना. तो ये 2 रीज़न आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये डायरी क्यों लिखना चाहती थी. नंबर 1, Anne has always been surrounded with a lot of people and friends, still she feels so lonely. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं फिर भी बहुत ज़्यादा lonely फील करती है because she does not have any true friend to talk to. आप देखो यहाँ पे आप कई सारे वर्ड्स लिख सकते हैं. true friend to talk to, she does not have anyone to confide her secrets, she does not trust anyone so easily. वो सबको ट्रस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए अपने बातें नहीं करती. तो बाकी लोगों से तो वो क्या करती हैं, नॉर्मल टॉक करती हैं. इसके अलावा भी आंसर में आप क्या क्या लिख सकते हो, मैं वो दे रही हूँ. सो यूजुअल, डेली यूजुअल टॉक बाकी लोगों से करती हैं, बट अगर कुछ सीक्रेट बात करनी हो, मन की बात करनी हो, दिल की बात करनी हो, किससे करें. शी सेज मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट करके अपनी बात बता सकूँ. सो येस, आई वॉन्ट अ ट्रू फ्रेंड टू टॉक टू. तो किससे बात करूँ, किटी से. कौन है किटी, मेरी डायरी. दूसरा पॉइंट ये क्या बताती है, शी बिलीव्स that paper has more patience than people. It's easy to write on paper than to talk to people about your feelings. तो पेपर पे लिखना ज़्यादा आसान है rather than लोगों को बताने से कुछ भी, बिकॉज एक तो वो आपको जज करने लगेंगे. ये लाइनें आप लिखना, देखो 3 लाइन आपको दिख रही है, 3 आपको खुद बढ़ानी है. ठीक है. नंबर 1, वो लोग आपको जज करने लगते हैं. आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, तो आप बहुत ही खुल जाते हो, मतलब ओपन होकर बातें करने लगते हो. फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार शायद मुझे ना इतना नहीं बोलना था, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओपननेस दिखा दी है और अब वो सामने वाला मेरे बारे में सब जान गया है. राइट. इफ़ इट्स अ ट्रू फ्रेंड, अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, फिर सारी बातें बता दो, फिर तो चलेगा. लेकिन अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड से मतलब हो गया एकदम जिगरी यार, है ना, चढ़ी बड़ी टाइप से, और आपने अपनी बातें बहुत ज़्यादा बोल दी हैं, तो सामने वाला ना आपको जज करने लगता है, बोलता है ये कैसा है यार, ऐसे करता है ये, आपने तो बड़ा ट्रस्ट करके बताया कि ये मुझे समझेगा. उसने आपको जज किया. तो जज करना लोगों की फितरत होती है, पेपर जज नहीं करेगा. तो आप पेपर को जितना चाहे पकाइए, जितना चाहे सीक्रेट्स बताइए, वो कभी भी आपको, है ना, बैकफायर नहीं करेगा, कभी भी आपको जज नहीं करेगा, कभी भी बोर नहीं होगा. तो एनीवे, राइटिंग इन अ डायरी इज मच बेटर देन टॉकिंग टू एनीवन अबाउट योर फीलिंग्स. क्लियर हो गया. तो 2 चीज़ें लिखनी है आपको, और दोनों लाइनों को ऐसा मत करना एक लाइन में आंसर लिख दोगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना. नंबर 1 क्या लिखोगे, उसके पास में कोई बात करने के लिए नहीं था. नंबर 2, उसको लगता था पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. इन दोनों लाइनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे. सीसी लिखेंगे चैट सेक्शन में. अगर बात समझ आ गई है तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. All right. Question number 3. Everyone can see now. Why did Anne Frank think she could confide more in a diary than people? देखो मैंने आपको बार बार बताया बच्चों, एक क्रोनोलॉजी बनने लग जाती है हर क्वेश्चन की, है ना. हमने कहाँ से शुरू किया कि वो लिखना नहीं चाहती थी, और अब हम आ गए हैं कि वो क्यों लिखना चाहती है. धीरे 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 पूरे आंसर्स आप कंप्लीट करते जाएंगे. वही सेम लाइन है वैसे तो, बट एक बार रिप्लाई देख लेते हैं. एक फ्रेज मैंने यहाँ यूज़ कर दिया है, स्पिल द बीन, सीक्रेट्स को बताना. आप भी चाहें तो अपने आंसर में लिखिएगा. एंड बिलीव दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. हम लोग इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन खुद ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. इसका लैंग्वेज कुछ भी चेंज हो जाएगा, आंसर आपको यही लिखना है जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, तो आप अच्छे से समझ लो. एंड बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, विच सिंपली मीन्स दैट पीपल अराउंड अस डू नॉट हैव इनफ पेशेंस टू लिसन टू आवर टॉक. हमारी बात को सुनने का लोगों के पास में इतना पेशेंस नहीं है. प्रॉब्लम तो कोई नहीं सुनना चाहता. आपको एक मूवी याद है, तमाशा मूवी है एक, रणबीर कपूर की. आई एम श्योर सबने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी है तो मैं आपको बताती हूँ. रणबीर कपूर उस मूवी में परेशान ऑफ कोर्स है. हम सभी अपनी लाइफ में परेशान है ना, एक हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं, सुबह उठना. अब आपकी लाइफ में भी आपको लूप लगता होगा, ये क्या ज़िंदगी है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर आओ, ट्यूशन जाओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, सो जाओ, दूसरे दिन फिर स्कूल जाओ, है ना. बट आपको फिर भी रोज़ रोज़ नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बिकॉज आपकी जो एज है वो भी एक्सपीरियंस लेने की है, आप सीख रहे हैं. अब एक जॉब गोइंग पर्सन के पास ना एक्सपीरियंसेस बहुत कम होने लगता है, मतलब आप तो वही जॉब है. स्कूल और जॉब में अगर आप देखोगे तो स्कूल इज़ मच फन, जॉब इतना फन नहीं है. यहाँ तो ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ तो आप मस्ती मजाक कुछ भी करो. सो जब एक जॉब गोइंग पर्सन होता है ना, मतलब एक ऑफिस गोइंग पर्सन होता है, तो उसकी लाइफ में क्या रह जाता है, वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, ऐसा दिखाया गया है उस मूवी में, और फिर उसके बाद में अपना ऑफिस चला जाएगा, घर आएगा, लंच डिनर करेगा, सो जाएगा, सुबह उठेगा, सेम रूटीन फॉलो हो रहा है.
देन वो थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगता है, किसी पार्टी में जाता है और बहुत ही अपसेट सा होता है उस दिन, और सब उससे पूछते हैं कैसा है तू, कैसा है तू, कैसा है तू, तो बोलता है ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। फिर बोलते हैं और भाई कैसा है, तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा मैं तेरे को सच में बताता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, सुन। अब जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करता है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। सो दिस इज द फैक्ट, हम कभी भी सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले से कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट? हम सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही बाकी लोग हैं। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है। नाउ नो वन नोज हाउ वुड एन इंडिविजुअल रिएक्ट आफ्टर यू कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू हिम। किसी को नहीं मतलब आइडिया है कि वो रिएक्ट कैसे करेगा। जैसे मैंने लास्ट लाइन में आपको क्या बोला था, हो सकता है वो आपको जज करने लगे। बट द पेपर हैज़ अ डायरी, पेपर और अ डायरी कैन बी ट्रस्टेड सिंस इट वोंट स्पिल द बीन्स। मतलब ये किसी को नहीं बताएगी। मान लीजिए आपने इंडिविजुअल को अपनी बात बता दी, तो ये चला जाएगा किसी और के पास और वहाँ जाके आपका बता देगा। रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है स्पिल द बीन्स, मतलब कि ये आपके सीक्रेट्स वोंट नहीं बताएगा। ऑल्सो एंड नोज दैट हार्डली एनी वन वुड टेक इंटरेस्ट इन अ 13-year-old गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंस। इसीलिए उनको लगता है लिख लो भाई, सो शी कैन freely express her thoughts in a diary, and that's the reason she wants to write a diary. So why did Anne Frank think she could confide more in a diary? Because 13 year के कोई पढ़ेगा नहीं, दूसरा पेशेंस पेपर के अंदर ज़्यादा होता है। सेम रिपीटेड आंसर है क्योंकि क्वेश्चन ही रिपीटेड था। नेक्स्ट, वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो एन ने यहाँ पर अपनी डायरी के अंदर भी एक ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का बताया हुआ है। क्वेश्चन है कि ऐसा उसने क्यों किया है। वाई डज शी टॉक अबाउट हर सेल्फ। सो देखो, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से आंसर ढूंढना है। आप बहुत जनरलाइज वे में इसका आंसर लिख सकते हैं। जस्ट लाइक सॉरी बच्चों, एक सेकेंड। Just like any of us, when Anne starts writing diary, she tries to give an account of her life, है ना। हम लोग भी तो ऐसे करते हैं। देखो, पहले दिन की डायरी आप कैसे लिखोगे? हाय डायरी, हाउ आर यू, मेरा नाम निधि है। मतलब अभी फ्रेंडशिप करोगे ना डायरी से, और मैं इतने साल की हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये जॉब करती हूँ, मेरी फैमिली में इतने इतने लोग हैं, और थोड़ा पर्सनली भी बता दोगे कि देखो मैं ना ऐसे ऐसे परेशान सी रहती हूँ या हैप्पी बहुत ज़्यादा रहती हूँ, किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो आई एम थिंकिंग टू टॉक टू यू। तो आज से हम दोनों बातें करेंगे और मैं तुम्हारे साथ में चीज़ें शेयर करूँगी। और आपको पता है, बिलीव नहीं होगा शायद, बट काफ़ी सारे लोग ना अपनी डायरी से बहुत बातें करते हैं, मतलब एकदम डिट्टो। उनके लिए डायरी एक लाइफ है उनकी, मतलब एक लाइफ, मतलब लिविंग पर्सन है। जाएंगे रात को, जो भी अच्छा हुआ होगा, ख़राब हुआ होगा, उसमें जाके लिखेंगे। तो बहुत लोग करते हैं और बहुत शांति मिलती है, माइंड में ना बहुत पीस आ जाता है। तो इट्स वेरी नेचुरल एक्ट, जो भी करता है उसके लिए। जो नहीं करता उसको ऑफकोर्स बहुत मजाक लगेगा। तो ऐसे ही इन्होंने भी यही बोला हुआ है। तो अभी जब हम डायरी में लिखते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन तो देंगे ना, तो वैसे इंट्रोडक्शन इन्होंने भी दिया है। सो शी सेट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर एक्टिविटीज़। एक मतलब जैसे हम लोग एक आंसर लिखने से पहले कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसका प्रॉपर आंसर सेट करने के लिए, ऐसे ही इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़, म्यूजिंग्स फर्स्ट बाय टेलिंग अबाउट हर फैमिली। पहले अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं, फिर फ्रेंड्स के बारे में, फिर रिलेटिव्स के बारे में, सो दैट हम एज अ रीडर अगर डायरी पढ़ रहे हैं कैन कनेक्ट विद हर राइटिंग, हमें भी समझ आ जाए कि किस तरीके की राइटिंग इस बच्ची की होने वाली है। अदरवाइज द रीडर वोंट गेट एनी आइडिया ऑफ व्हाट शी इज राइटिंग इन अ डायरी। डिस्पाइट बीइंग अ 13-year-old गर्ल, शी हैज डिस्क्राइब्ड हर लाइफ इन अ डायरी as an experienced writer, and that is the reason her diary caught attention by so many readers once it was published. 13 साल की हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है ना कि सब लोगों ने उसकी डायरी को पढ़ा। बोले इतना अच्छा वर्ड सेकंड का जो डिस्क्रिप्शन इस बच्ची ने दिया है ना, इतना बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने दिया था उस टाइम पे। तो इसको बहुत ज़्यादा फेम मिलने लग गया कि ऐसा कैसे कोई 13 साल की बच्ची लिख सकती है। सोचो, और ज़्यादा रहती लाइफ, और 15 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी ना, और ज़्यादा रहती तो कितनी बढ़िया राइटर बन सकती थी। इतनी स्मार्ट थी ये, इतना अच्छा क्रिएटिव राइटिंग था इनका बेसिकली, राइट। सो ऑफकोर्स बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसका आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते थे। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। कैसे पता चला हमें स्टोरी के अंदर कि एन अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ट्रू, एन ने बहुत प्यार किया अपनी ग्रैंड मदर को। एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि उनकी बर्थडे पर, अपनी बर्थडे पर एन ने एक एक्स्ट्रा 14 की जब ये हुई है ना, इन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई। बोली ये मेरी ग्रैंड मदर के लिए। और बचपन से उनके साथ ही रहती थी, बिकॉज पेरेंट्स तो हॉलैंड चले गए थे जॉब ढूंढने के लिए, तो ग्रैंड मदर ने रखा था। फिर बाद में पेरेंट्स आए, लेकर चले गए,
फिर ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, तो ये थोड़ा सा अटैच ज़्यादा थी ग्रैंड मदर से, तो कैंडल वाला इंसिडेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। सो एन हैज़ ऑलवेज लव्ड हर रेस्पेक्टेड हर ग्रैंड मदर, दिस शी हैज़ मैंशनड इन हर डायरी, कॉमा लगा देना यहाँ पे, दिस शी हैज़ मैंशनड इन हर डायरी एज वेल दैट शी हैज़ स्पेंड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम विद हर व्हेन हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर हॉलैंड। जब उनके पापा मम्मी हॉलैंड चले गए थे जॉब ढूंढने, तो वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी। Her grandmother left her in January 1942 and the same year on her 13th birthday, 13 सॉरी मैंने 14 बोल दिया था, 13 बर्थडे पे she lit an extra candle just to pay her gratitude towards her grandmother. She said कि मैं grandmother को बहुत याद कर रही हूँ, उनके लिए मैं एक अलग से कैंडल जलाऊंगी। This gesture shows her deep affection. ऐसे करके लास्ट लाइन खत्म करेंगे, कैसे करेंगे? This gesture, gesture क्या होता है? आपके कुछ कहने का, करने का तरीका। Shows her deep affection for her ग्रैंड मदर या टुवर्ड्स हर ग्रैंड मदर, दोनों ही सेंटेंसेस सही होंगे, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन एंड वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? उन्होंने उससे क्या करने को बोला? बड़ा अच्छा है, देखो अभी देखो आप नोटिस करोगे ना, तो अब आपको जो है एक सीक्वेंस दिखाई देने लगेगा स्टोरी में, कि पहले हम लोग बात कर रहे थे डायरी के बारे में, फिर उनकी फैमिली के मेंशन हुआ, फिर उनकी दादी का मेंशन हुआ, अब फैमिली खत्म, अब उनकी डायरी शुरू हो गई है जिसमें वो मिस्टर कीजिंग का जिक्र करती हैं। मिस्टर कीजिंग कौन है? इनके मैथ टीचर हैं, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताना पड़ेगा वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड से पहले कि मिस्टर कीजिंग है कौन। आप बोलेंगे मिस्टर कीजिंग मैथ टीचर हैं, क्लास में मैथ पढ़ाते हैं। एन फ्रैंक से नाराज क्यों रहते हैं? बिकॉज एन टॉक्स टू मच इन क्लास। She is a talkative girl all the time. In her entire class, in the period, she keeps on talking on various topics. This annoys Mr. Keesing. Okay? Now, what does he do? वो करते क्या है? अब देखो इसमें ना बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम पास्ट में आंसर लिखना है, प्रेजेंट में, हर बार बच्चे का ये क्वेश्चन होता है, ध्यान दो। बताओ, मुझे बताओ क्वेश्चन पास्ट में है या प्रेजेंट में है? सब लोग बताएंगे, बताइए। एवरीवन इज गोइंग टू आंसर दिस। आपका क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है? ऑफ कोर्स पास्ट में है, राइट? तो अगर मेरा क्वेश्चन पास्ट में है तो मेरा आंसर पास्ट में होगा, अगर तो मेरा क्वेश्चन प्रेजेंट में होता तो मेरा आंसर प्रेजेंट में होता। तो मैं इसका आंसर लिखूंगी हु वाज मिस्टर कीजिंग? मिस्टर कीजिंग वाज अ मैथ टीचर। व्हाई डिड ही गेट अनॉयड? वो क्यों गुस्सा हुए थे? बिकॉज एन वाज टॉकिंग टू मच इन क्लास एंड दिस वाज हर डेली एक्टिविटी और अ हैबिट एंड मिस्टर कीजिंग डिड नॉट लाइक इट। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, दैट्स वाई he got annoyed. Now what did he do? उन्होंने क्या किया? As a punishment he asked Anne to write an essay. Anne wrote the essay. उन्होंने लिखा essay, but then he gave him another essay. नाम लिख दीजिए essay का, chatterbox, incorrigible chatterbox, and then what was that? Quack quack quack, said Mr. Chatterbox, right? तो ये आपके जो हैं तीनों ऐसे इसके नाम लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा इन्होंने पनिशमेंट के तौर पर आपको क्या दिया है, एक ऐसे लिखने के लिए दिया है। हाउ वुड यू फ्रेम द आंसर? मिस्टर कीजिंग हैज़ ऑलवेज बिन अनॉयड विद एन इन क्लास सिंस शी वॉज वेरी टॉकेटिव इन हर क्लास। ये तो रीज़न हो गया। आप प्लीज़ मैथ टीचर वाला कॉन्टेक्स्ट भी ऊपर लिख दें सब लोग, ठीक है, कि मैथ्स टीचर थे। देयर वॉज नो सिंगल टॉपिक दैन एन कैन नॉट टॉक ओवर। कुछ एक्स्ट्रा लाइनें लिख दोगे ना तो आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और बात भी आप एक सपोर्टिव लाइन दे पाओगे अपने आंसर के लिए। नाउ गेटिंग एंग्री ऑन हर डीड्स, उसके ऊपर गुस्सा होके मिस्टर कीजिंग गेव हर पनिशमेंट बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क दिया। सो ऑन सच डे एन वॉज गिवन, उस दिन एन को क्या दिया गया था? वन सच डे एन एसे टू राइट ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। द टॉपिक सिंपली इम्प्लाई टू एन हु हरसेल्फ इज अ चैटर बॉक्स। तो ये किसके लिए था? चैटर बॉक्स वाला जो नाम था एन के लिए ही था। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बातें बहुत करता है, एक ऐसा बॉक्स जो चैटर 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 करता रहे, मतलब पटर पटर बोलता रहे, राइट? तो ऐसा एन को ही बोलना था, मतलब एन को ही एक समझाना था कि भाई तू ही चैटर बॉक्स है, प्लीज इसके ऊपर एक ऐसे लिख के ला। एन भी बड़ी स्मार्ट थी, लिख कर भी लाई। अब देखो ये आंसर अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है इन केस, तो आपने फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। पहले वाले ऐसे का नाम क्या था, दूसरे वाले का क्या था, तीसरे का, पहले वाले का रिजल्ट क्या रहा, दूसरे वाले का रिजल्ट क्या रहा, तीसरे वाले का, तो आपका पूरा एक 6 नंबर में बन जाएगा। अगर 2 में पूछे तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। 3 में पूछेंगे और बढ़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो अभी देखो ऐसे का आपको रिजल्ट देना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट रहा। एन ने यहाँ पे 2 चीज़ें बोली थी कि भाई मैं इतनी बातें क्यों करती हूँ,
ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप उसको आंसर में फ्रेम करना। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने बोला कि देखो सर, हम हैं स्टूडेंट एंड इट्स अ ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट टू बी टॉकेटिव। अगर बच्चा नहीं बोलेगा तो क्या टीचर्स बोलेंगे? अगर छोटे बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या टीचर्स और बड़े बड़े लोग मस्ती करेंगे, दादा दादी मस्ती करेंगे? नहीं ना, बच्चों का काम होता है मस्ती करना, बच्चों का काम होता है बातें करना। तो एज अ स्टूडेंट इट्स माई ट्रेट, और मुझे तो बातें करनी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है। बड़े ही साफ तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा ये बोलती है, देखो सर, मेरी मम्मी भी बहुत बोलती थी, इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना मेरे अंदर, वो इनहेरिटेड है, मतलब मम्मी से मेरे अंदर आई है। आई कैन डू मच अबाउट इट, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता ही है इनहेरिटेड चीज़ों के बारे में, वी आर जीन्स के थ्रू आए हैं तो वी आर क्लूलेस। बट ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। तो दिस इज हाउ शी राइट्स इट, ठीक है, इन द एसे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप आंसर करेंगे। व्हेन एन वाज गिवन एन एसे टू राइट ऑन, शी रोट अ 3 पेज लॉन्ग एसे, 3 पेज का ऐसे लिखा। एंड आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। स्टूडेंट की क्या है? पहला नंबर क्या लिखेंगे? टॉकिंग करना, बातें करना स्टूडेंट का ट्रेट होता है, कोई भी कर सकता है। दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। शी फर्दर रोट, बाद में उन्होंने लिखा, दैट शी वुड नेवर बी एबल टू इम्प्रूव दिस हैबिट। इम्प्रूव तो देखो सर मैं कर नहीं पाऊंगी, वाई? बिकॉज माई मदर ऑल्सो टॉक्ड टू मच, वो भी बहुत बातें करती थी। एंड शी डज एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो जीन्स है, ये तो आदतें हैं जो मम्मी से पास ऑन हुई हैं। ऑन दिस मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, मिस्टर कीजिंग जोर से हंसते हैं। बट लेटर ऑन ही असाइंड हर अनदर एसे इन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। मतलब कि इनकॉरेजिबल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो करेक्ट ना किया जा सके, मतलब तुम ऐसी चैटर बॉक्स हो जो कभी सुधरोगी नहीं, जाओ इसके ऊपर ऐसे लिखो, ये उसके ऊपर भी लिख लाएंगी। तो बड़ा ही फनी तरीके से ये एसेज की जो पनिशमेंट इनको मिल रही है, ये उसको बहुत अच्छे से कवर कर रही हैं, ठीक है। ये पूरा आंसर आप लोग फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आंसर करेंगे इसको। देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यही क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में आ जाएगा, है ना? कैसे आएगा मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बताती हूँ। देखो, क्वेश्चन होगा, अ टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। वॉट एवर शी टीचेज द स्टूडेंट मेक्स द पर्सनैलिटी और मेक्स द करियर और यू नो इट मेक्स द पर्सन, मास्टरपीस बनाती है वो। जैसे आप भोली वाले चैप्टर में देखोगे कि भाई टीचर नहीं तो भोली को अच्छा बनाया। व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग was the way he punished, and how can you justify the punishment he gave to N? Write your answer in less than 150 वर्ड्स। इस तरीके का कोई क्वेश्चन 80, 60 to 80 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वर्ड्स में अपना आंसर बताइए। आपने क्वेश्चन का तरीका देखा क्या था? पहले आपको बताया टीचर होते कैसे हैं, टीचर्स का काम क्या होता है, बच्चों पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालना होता है। फिर बोला मिस्टर कीजिंग कैसे थे बताओ। क्या यही क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है? अब ये सीधा सीधा पूछा है, उसमें आपको पहले समझाया जाता है ना, लाइनें बताई जाती है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, समझो, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है दैट इज डिफरेंट, दैट इज द लैंग्वेज इज जस्ट हाउ यू कैन फ्रेम अ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन वही है जो आप ऑलरेडी जानते हो। ये बात मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, हर सेशन में रिपीट करती हूँ, ताकि शायद कोई नया बच्चा किसी सेशन को देखकर उसको ये चीज़ समझ आ जाए। तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि हाँ, हर बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है, मतलब समझना है कि वहाँ पूछा क्या है एग्जैक्टली। यही पूछा है जो वहाँ लिखा था। तो हमें लंबे लंबे क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, हाँ ये क्या पूछ लिया, मुझे तो नहीं आता, इसको छोड़ो दूसरा करो। नहीं, वही था जो आपको आता था, आपने ना क्वेश्चन को समझा नहीं। आप स्टार्टिंग की पहली लाइन सोच के आपको लगा पता नहीं है तो कुछ ऐसे वैसे लिखवाएंगे, पता नहीं क्या लिखवाएंगे, मैं तो नहीं पढ़ रहा, कुछ भी नहीं था। हमेशा जो लंबा क्वेश्चन होता है ना, ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन लॉन्ग होगा, 3 से 4 लाइन का जो भी क्वेश्चन कभी भी होगा ना, वहाँ स्टार्टिंग की 2 लाइनें बस एक स्टेटमेंट होंगी। वो स्टेटमेंट जाहिर सी बात है स्टोरी से ही एक थीम के रूप में ली गई होंगी। जो भी थीम है ना स्टोरी की, उसी का ही एक फिलोसॉफिकल, एक मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग लाइन बना दी होगी, उसको दे दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन शुरू होगा, तो उसको आप साइड कर दें और फिर आप एक्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करें, तो आपका क्वेश्चन उतना ही छोटा हो जाएगा जितना यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मिस्टर कीजिंग कैसे टीचर थे? तो मिस्टर कीजिंग ऑफ कोर्स एक स्ट्रिक्ट टीचर बिल्कुल नहीं थे। अगर होते ना तो शायद ये पिट पिटा चुकी होती है ना। आपको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन आपके मम्मी वगैरह से आप तो नहीं पिटते होंगे, आई एम श्योर। अब तो CBSE का वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, यू कांट बीट अ स्टूडेंट।
ना आप बच्चे पे हाथ उठा सकते हो, ना बच्चे को छू सकते हो, और ना ही बच्चे को पनिश कर सकते हो, ऐसा जो उसके काम का पनिशमेंट ना हो। जैसे कि अगर आपको किसी को पनिशमेंट करना है तो आप ऐसा करिए जो वैल्यूएबल हो, बच्चा उसमें भी कुछ सीखे। जैसे इन्होंने लिखना सिखाया, पहले पता है कैसे पनिशमेंट हुआ करता, बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, बच्चे को बोला बाहर रूम के चले जाओ, मतलब जो क्लासरूम है उसके बाहर चले जाओ। अब सोचो, बच्चा स्कूल में पढ़ने आया या पनिशमेंट के लिए आया है? भले ही वो कितना भी शरारती है। इन्होंने बोला ना स्टूडेंट की तो ट्रेट होती है शरारतें करना, बातें करना। तो आप ऑल द टाइम अगर बच्चे को हर पीरियड में बाहर रखोगे तो वो पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं पढ़ा। तो फिर रूल आया, क्लास के बाहर नहीं, क्लास के अंदर खड़ा करो। फिर क्लास के अंदर भी जब पीछे खड़ा हुआ तो बच्चा पीछे मस्ती करने लगा। फिर बोला नहीं, पीछे नहीं, उसकी सीट पर ही खड़ा रखो। फिर सीट पे खड़ा होने से पीछे वाले बच्चों को डिस्टर्बेंस होने लगी। तो फिर ये बिल्कुल ही हो गया कि बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसके फिजिकली भी उसके लिए सही नहीं है, हाथ ऊपर खड़ा रखना काफ़ी देर तक नहीं, नॉट गुड। बच्चों को पता ही नहीं होता कभी कभी कि वो मस्ती कर रहे हैं और उनको पनिशमेंट मिल जाती है। एज अ टीचर आई नो दिस, ओके। तो फाइनली रूल ये बना कि आप बच्चे को ऐसा होमवर्क देंगे जिससे उसका फ़ायदा हो रहा है, वही उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे कि उसको ऐसे लिखने के दे दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने को दे दिया, 4 क्वेश्चन क्लास 10th के दे दिया, अगर वो 9th का है तो कर भाई, तेरा पनिशमेंट है, करके दे, करके नहीं देगा पापा से पूछ क्या, लेकिन ये मुझे चाहिए। दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट से क्या होता है, बच्चे को अगर नहीं करने हैं तो वो मस्ती करना बंद कर देगा, और अगर कर सकता है तो और अच्छी बात है, पनिशमेंट के साथ साथ सीखने को भी मिल गया। तो अगर आप ये वाली पनिशमेंट की बात करें तो अच्छी पनिशमेंट है। इससे पहले की जो बातें मैंने करी है ना, वो सब स्ट्रिक्ट टीचर्स होते थे। तो क्या मिस्टर कीजिंग वॉज स्ट्रिक्ट? नो। कैसे आंसर करेंगे? 6 नंबर का आएगा तो काफ़ी कुछ घुमा फिरा कर लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। 3 नंबर का आएगा तो स्ट्रेट आंसर देंगे। मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट एट ऑल अ स्ट्रिक्ट टीचर। इन फैक्ट ही प्रूव्ड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल टीचर हु वुड नॉट सिंपली स्कोल्ड द चाइल्ड, खाली उन्होंने डांटा नहीं उसको, एंड पनिश हर एमलेसली। एमलेसली का मतलब कोई एम नहीं था पनिशमेंट का, वही हाथ ऊपर कर लो, पीछे चले जाओ, क्लास के बाहर निकल जाओ, मुर्गा बन जाओ। ये कोई पनिशमेंट होती है? इनसे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। ऐसा पनिशमेंट दो जिससे बच्चा सीखे। फॉर क्या है ये? ओके, पनिश हर एमलेसली फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास, है ना। Mr. Keesing gave an a sensible task wherein N has to justify why does she speak too much। तो मिस्टर कीजिंग ने तो उसको ऐसे दिया, बोला बताओ तुम्हें बात करनी है कर लो, बट जस्टिफाई करो क्यों करनी है। इसके लिए उन्होंने उसको पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखने को दिया। एंड टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश द टास्क, एंड ने भी बड़े मजे से टास्क को कंप्लीट किया। अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करना, है ना। बाई राइटिंग अ 3 पेज लॉन्ग ऐसे एंड प्रोवाइडिंग अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। और बड़े अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए। भाई मेरी मम्मी भी बोलती थी तो ट्रेट है इनहेरिटेड, फिर बोली भैया बच्चा है, बच्चे तो बात करेंगे, या हम नहीं करेंगे तो अंकल जी आप करोगे क्या? तो इस तरीके से पूरा अच्छे से उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी किया। तो यस, इट्स अ जस्टिफाइड आंसर। इतना आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एंड टू टॉक इन क्लास। तो देखो मेड है ना, आई थिंक दिस डज नॉट हैव द आंसर, नो, वी विल टॉक अबाउट इट ना, राइट। ये हमारा होमवर्क है बच्चों। काफ़ी सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में मैसेज किए थे चैप्टर 1 के बाद में कि मैम होमवर्क भी दिया करो। सो आई डिसाइडेड कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको एज अ होमवर्क देंगे, आप खुद करना है इसको, है ना। तो बताओ जल्दी से मुझे सब लोग कि क्यों ऐसा है कि मिस्टर कीजिंग ने एन को क्लास में टॉक करने से कैसे अलाउ कर दिया फाइनली। बिकॉज जिस तरीके के रिस्पॉन्स एन के थे, it was clear that she is not a naughty student, she is a smart student। naughty student होने में और smart student होने में फ़र्क होता है। एक naughty बच्चा हमेशा शरारतें करेगा, प्रोडक्टिव कुछ काम नहीं करके देगा, है ना। ऐसे टास्क से आप पता लगा सकते हो कि बच्चा naughty है या थोड़ा प्रोडक्टिव भी है। प्रोडक्टिव से मतलब हो गया कुछ सेंसिबल टास्क भी करके दे रहा है। आप हमेशा नोटिस करोगे आपकी क्लास में जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, या जो बहुत ही स्मार्ट है, चलो फर्स्ट सेकंड छोड़ो, पर उसके बाद में सब आइडियाज़ हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ देता है, हर टास्क में पार्टिसिपेट करता है, डिबेट में जाता है, यहाँ जाता है, भले क्लास में फर्स्ट ना आए बट काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता है। अगर वो मस्ती करेगा ना, टीचर उसको नहीं डांटती। अगर वो कुछ गलत कर देगा, टीचर उसको नहीं डांटेगी। अगर वो होमवर्क नहीं करेगा, टीचर उसको नहीं डांटेगी। बिकॉज टीचर को इतना पता है कि ये भाई बच्चा जो है स्मार्ट है, प्रोडक्टिव है, दैट्स ओके। अगर ये थोड़ी सी मस्ती कर रहा है तो नॉटी तो होना चाहिए बट प्रोडक्टिव भी बनो। अब एक ऐसा बच्चा जो वो शरारती करता है, कुछ भी काम नहीं करता, ना होमवर्क करता, ना किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता, ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाता, टीचर को समझ आ जाता है ये बहुत ही नॉटी है, तो उसको डांट पे डांट पड़ी जाती है, पनिशमेंट पे पनिशमेंट मिलती जाती है। सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली नीड? You need to be a smart person. Now, what made Mr. Keesing allow and because इन्हें समझ आ गया था कि ये बच्ची स्मार्ट है, इसके पास हर चीज़ का वैलिड रीज़न है, तो अगर ये क्लास में बातें भी कर रही है तो ये कुछ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है, इसके पास में काफ़ी कुछ नॉलेज है जो ये हर किसी के साथ शेयर करती है, इसी वजह से ये इतनी बातें करती है। करने दो भैया इसे बातें, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची अच्छी है, पढ़ाई अच्छा करती है, आर्ग्यूमेंट अच्छा करती है और स्मार्ट किड है। ऐसे बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जाती, मतलब ऐसे बच्चों से कुछ कहा नहीं जाता। लगता है कि इनको क्यों सप्रेस करना, इनकी क्रिएटिविटी को क्यों कम करना। मैं भी एज अ स्टूडेंट, मैं भी एज अ टीचर हमेशा ऐसे ही की हूँ। कभी भी कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा दिखता है जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड द चाइल्ड कि ठीक है, तुमको ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब बच्चे शांत है तो तुम भी शांत रहो, तुम्हारा माइंड अलग लेवल पे चल रहा है तो उसको कुछ और ऐसा क्रिएटिव दे दो कि वो बिजी रहे उसमें, और अब उसकी जितनी भी क्रिएटिविटी है वो चलती भी रहे, मतलब रुक ना जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही रिस्पॉन्सिबल टीचर का काम होता है, एंड मिस्टर कीजिंग ने भी वही किया। सो दिस इज़ हाउ यू वुड राइट द आंसर, कि उनको समझ आ गया था दैट एन वॉज वेरी स्मार्ट। तो और क्यों समझ आया, उनके ऐसे से जो थर्ड ऐसे उसने लिखा ना, तो बहुत ही अच्छे से मिस्टर कीजिंग को लाइक समझा पाई कि दिस इज़ हाउ आई एम सर, मैं तो ऐसी ही हूँ। फाइनली मिस्टर कीजिंग मान गए कि स्मार्ट गर्ल है, ये मानेगी नहीं तो इसको लिखने दो, बातें करने दो। दिस इज़ हाउ यू वुड राइट इट। ठीक है, चलो दैट इज़ इट बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। हमारे जो 9 क्वेश्चंस थे हमने किए हैं, इसका आंसर ना मुझे चैट सेक्शन में सब लोग लिख के देंगे, मुझे पता चल जाएगा लास्ट तक किसने वीडियो देखा है। इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो टिल लास्ट, आंसर मी दिस क्वेश्चन। ठीक है, चाहे 2 लाइन में दो, बट 2 जरूर। ठीक, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आप लोगों के लिए जल्दी से मैं लेकर आऊँगी। इसके अलावा सैम्पल पेपर का भी एक वीडियो बना रही हूँ, वो भी आप पे मिलेगा। मिलूंगी आपसे लाइव क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।